बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जन्नत के पते बाय निमरा अहमद, किस्त नंबर 33। हेलो। चंद ही मिनट बाद वो उसके साथ आ बैठा। उसने धीरे से सर उठाकर देखा। जीन्स और चॉकलेट कलर टी शर्ट में वो बहुत तरोताज़ा लग रहा था। तुम इतनी सुबह कैसे? यहाँ मुझे करीब में पहुँचना था 7 बजे तक। सोचा जल्दी आ जाऊँ ताकि पहले तुमसे मिल लूँ। मुझे लगा तुम कल मुझसे ज़रा नाराज़ हो गई थी। वो उसी के अंदाज में उखड़ू बैठा। अब झील के पानी को देखते हुए कह रहा था। वो भी पानी ही को देख रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। हया, एक बात कहूँ, कभी भी अपने कराबतदारों से उनके पॉलिटिकल व्यूज़ के बाद नाराज़ नहीं होते। वो बहुत नरमी से धीमे अंदाज में समझा रहा था। वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। उसे कुछ याद आया था। हर शख्स के रवैये की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक आप किसी दूसरे की जगह पे खड़े होकर नहीं देखते, आपकी समझ में पूरी बात नहीं आ सकती। हर कहानी की एक दूसरी साइड ज़रूर होती है। उसने चेहरा मोड़कर हया को देखा। अब बताओ, क्यों रो रही थी? हाँ। वो फौरन निगाह चुराकर पानी को देखने लगी। बस घर याद आ रहा था। सब्र कर लो। इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ़ मिलती है जितनी वो सह सके, और अगर वो ना सहना चाहे, आखिर क्यों इंसान को सहना पड़ता है सब कुछ? ज़िंदगी आसान क्यों नहीं होती जहान? उसकी आंखें फिर से भीग गई। वो अभी तक पानी को देख रही थी जो चमक रहा था, जैसे नीले आसमान पे चांदनी के थाल की तरह से। चांद के कतरा कतरा चांदनी पिघल कर झील की सतह पर गिर रही थी। अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, इसे जितना एंजॉय कर सकती हो करो, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी अपना नकाब उतार उतार फेंकती है और चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे साथ भी तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम करोगी मुझसे शादी? लम्हे भर को चांदी की तह झील की सतह से फैलकर सारे सब्जे जार पे चढ़ती गई। वो हर शय को चांदी बना गई और वो दोनों भी चांदी के मुजस्समे बने रह गए, चमकते हुए सिल्वर मुजस्समे। हमारी शादी हो नहीं चुकी? वो तो हमारे बड़ों ने की थी, अब फैसला हमारे हाथ में है। तुम मुझे जानती हो, मैं कोई हर वक्त हंसता मुस्कुराता आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं बाज़ दफ़ा बहुत सख्त हो जाता हूँ और तब तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ। मुझे पता है, मगर मैं ऐसा ही हूँ। क्या तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रह लोगी? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। हया ने धीरे से शाने उचकाए। इस्तांबुल में हर हालात में रहने को तैयार हूँ मैं। अल्लाह ना करे जो हम यहाँ रहें। वो एकदम बिल्कुल गैर इरादी तौर पे चौंक कर बोला। चांदी के दूसरे मुजस्समे ने हैरत से उसे देखा। क्यों? यूं ही कह रहा था। पहले मुजस्समे ने गर्दन मोड़ ली। तुम्हें फूफू ने कब बताया कि हम? वो बात अधूरी छोड़ गई। वो क्यों बताती? मैं उस वक्त 8 साल का था, और 8 साल के बच्चे का हाफजा अच्छा खासा होता है, मुझे हमेशा से पता था। मैं समझी थी कि तुम्हें नहीं पता। बेख्तियार उसके ज़बान दांतों तले दबाई। ज़बान फिर भी चांदी बन चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं हर किसी से माजरत करने आ जाता हूँ, या हर लड़की को डिनर के लिए ले जाता हूँ? वो ज़रा खफकी से उसे माजरत का हवाला देने लगा जब उसने उसका जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ा था। तुम मेरी बीवी हो और मेरे लिए बहुत ख़ास हो। बस मेरे कुछ मसले हैं, वो ठीक हो जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। चांदी की तह अब सब्ज़जार के दहानों से फैलती डोम ब्लॉक्स पे छाती जा रही थी। पूरी दुनिया, ज़मीन आसमान सब चांदी बनता जा रहा था। हया, हमारे बहुत मसले हैं, मगर मेरी माँ, हम उन्हें ठीक कर लेंगे। वो ज़ख्मी अंदाज से मुस्कुराया। हम हमेशा से साथ मिलकर अपने मसले ठीक करते आए हैं। हमने बहुत अजियतें काटी हैं, बहुत दुख उठाए हैं, मगर मेरी माँ बहुत मजबूत औरत है, बहुत निडर, बहुत बहादुर। उन्होंने सारी ज़िंदगी बुटीक्स के लिए कपड़े सीकर मुझे किसी काबिल बनाया है। वो अब भी ये काम करती हैं, मगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। वो अपने मसले किसी से बयान नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इतनी ही मजबूत और बहादुर बन जाओ। वजिया मुजस्समा उठ खड़ा हुआ तो चांदी का खौल चटका। सब्ज़ेज़ार पे चढ़े वर्क में दरारें पड़ गई। मैं चलता हूँ, तुम अच्छा सा एग्ज़ाम दो, और अगर लंदन चलने का मूड हो तो बताना। एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहता वो जाने के लिए मुड़ गया। वो भीगी आंखों और नीम मुस्कान से उसे जाते देखती रही। चांदी के टुकड़े नोट टूट टूट कर झील के पानी में गुम हो रहे थे। चांद अब सुर्ख नारंगी रोशनी के नुक्तों में डर कर
बादलों की ओट में तैरने लगा था। फसों खत्म हो चुका था, हकीकी दिन का आगाज हो चुका था। 6 जून को जब तक इसराइल ने सारे कैदी रिहा कर दिए, तब तक सबांजी और इस्तांबुल में गम और गुस्से की फिजा छाई रही। कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहरे, तैयब उर्दुगान के सख्त बयानात और फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स का तनाव और भी बहुत कुछ हुआ जो हमारी कहानी के दायरे कार से बाहर है। बहरहाल मावी मरमरा और फ्रीडम फ्लोटेला की परेशानी ख़त्म हुई तो सब एग्ज़ाम्स की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो इम्तिहान भी इसी लंबे स्कर्ट और फुल स्लीव ब्लाउज और स्कार्फ के किए गए नकाब में देती गई और अब उसे अपने चेहरे की आदत होती जा रही थी। कंधे पे बैग लटकाए और सीने से फाइल लगाकर बाजू लपेटे वो सर उठाकर बहुत पुरअतमाद से जब सबांजी की राहदारी में चलती तो उसे टॉली और उसकी दोस्तों की आवाज़ों पे की परवाह न होती। टॉली अभी भी उससे इस्तेज़ाया अंदाज में अरब अरब बाकी कहती थी। अरब बाजी, ये उर्दू वाला बाजी ही था कि तुर्कों का सी जैम की आवाज़ से पड़ जाता था। अलबत्ता टाली और फ़लस्तीनी लड़कों के दरमियान फ्रीडम फ्लोटेला की खींची गई लकीर हुनूस कायम थी। गो के डीजे अपनी दिली ख्वाहिश की तकमील देखने के लिए जिंदा नहीं थी। 9 जून को इम्तिहान ख़त्म हुए तो अलविदाई दावतों का आगाज़ हो गया। 50 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट में से कुछ आखिरी महीने में दूसरे ममालिक जा रहे थे, जबकि कुछ तुर्की में ही रह रहे थे। वो आयशे के पास बुयुकद्दा जाना चाहती थी, मगर वहाँ अब्दुर्रहमान था और अभी काफ़ी तो उसे याद होगी। वो बदला भी लेगा, मगर उसे परवाह नहीं थी। बस चंद दिन है, फिर वो पाकिस्तान चली जाएगी तो ना वहाँ अब्दुर्रहमान होगा, ना आवाज़ें कसने वाली टाली। वहाँ उसके हिजाब की इज्जत होगी। पहली दफ़ा उसे ताया फुरकान के नज़रियात बुरे नहीं लगे थे। वो ठीक ही इरम पर रोक टोक करते थे। अब्बा और ताया कितने खुश होंगे उसके हिजाब पे, मगर नहीं, उनसे उनकी खुशी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो किसी की सताइश के लिए तो ये सब नहीं कर रही। सताइश के लिए अगर कोई हिजाब ले तो जल्दी ही छोड़ दे, क्योंकि ये वो काम है जिसमें रिया हो ही नहीं सकती। आयशे ने उसकी बात पे हंसकर कहा था। वो इतने दिन बाद बुयुकद्दा आई थी और अब वो तीनों साहिल के किनारे एक ओपन एरिया कैफ़े में बैठी थीं। उससे कबल वो उन दोनों बहनों के साथ हलीमा आंटी की तरफ भी हो आई थी। आंटी उस्मान अंकल और सफ़ीर के साथ कहीं निकल रही थी, बस दरवाजे पे ही खड़े खड़े सलाम दुआ हो सकी। उस्मान अंकल वैसे ही थे, भारी भरकम और खुश मिजाज। डीजे का अफसोस करने लगे तो आदतन बोलते ही चले गए और बहारे गुल बुरे बुरे मुंह बनाकर सुने गई। एक वही थी जो अपने तासरात नहीं छुपा सकती थी। सफ़ीर से अलबत्ता बहारे और आयशे दोनों बोर नहीं होती थी। वो अक्सर उसका जिक्र करती थी और अब हया की सफ़ीर से सरसरी से मुलाकात भी हो गई थी। वो 23-24 बरस का खुश मिजाज सा लड़का था, जैसा कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी लड़के होते हैं। उसकी शादी उसके वालिदैन पाकिस्तान में ज़बरदस्ती करना चाहते थे और ये किस्सा बहारे उसे इतनी दफ़ा दोहरा चुकी थी कि वह हया के लिए अहमियत खो चुका था। वो दोनों बाप बेटा होटल ग्रैंड में काम करते थे और उस 10 मिनट की मुलाकात में भी चंद एक बार सफ़ीर के लबों से अब्दुर्रहमान भाई ज़रूर निकला था। वही सताइश, फ़ख्र से नाम लेने का अंदाज जो उन दोनों बहनों का भी खासा था। पता नहीं उन सबको अब्दुर्रहमान में क्या नज़र आता था। जाने से पहले उसने एक दफ़ा सोचा कि उस्मान शबीर से पूछ ले कि जहाज़ में उन्होंने अगली नशिस्त पे बैठी तुर्क औरत को क्या कहा था कि वो खफगी से वापस मुड़ गई, मगर फिर उसने जाने दिया। बाज़ बातें अधूरी ही रहें तो बेहतर होता है और रियाकारी की एक पहचान होती है हया। आयशे कह रही थी, बाज़ दफ़ा बंदे को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो दिखावा कर रहा है, मगर ऐसे काम की पहचान ये होती है कि अल्लाह उस पर कभी साबित कदमी अता नहीं करता। साहिल के किनारे पर सियाहों का काफ़ी रश था। बुयुकद्दा इस्तांबुल वालों का मरी था। मौसम गर्मा शुरू होते ही सियाहों का रश लग जाता था। भूरे सुरमई पर्दों वाली समंदरी बगले साहिल की पट्टी के साथ साथ उड़ रहे थे। बहारे के हाथ में रोटी थी और वो बगलों की तरफ उछाल रही थी। एक टुकड़ा भी ज़मीन पे न गिरता। बगले फ़ज़ा में ही उसे चोंच में दबा लेते। साबित कदमी वाकई मुश्किल होती है आशे। मेरी साथी स्टूडेंट्स मुझ पे आवाज़ कसकर पूछती हैं कि मैंने इस बड़े से स्कार्फ के अंदर क्या छुपा रखा है। तुम आगे से कहा करो, खुदकश बम छुपा रखा है। बहारे ने उसकी तरफ गर्दन झुकाकर राजदारी से कहा था, मगर उसकी बहन ने सुन लिया था। बुरी बात बहारे, आशिकुल ने खफकी से उसे देखा। जब अच्छी लड़कियां कोई फिजूल बात सुनती हैं तो उसे बावक़ात तरीके से नज़रअंदाज कर देती हैं। बहारे ने तंबीह की और खफगी से सर झटका और रोटी के टुकड़े तोड़ने लगी। खैर है बहारे, बस जुलाई में मैं वापस चली जाऊंगी और वहाँ ना तुर्क हुकूमत की सख्ती होगी,
ना इसराइली ताने। मैं उधर पूरी आज़ादी के साथ हिसाब ले सकूंगी। ज़रूर, मगर खंदक की जंग में एक बनो करीज़ा मिल ही जाता है हया। मतलब? उसने नासमझी से अबरू उठाई। जवाबन आयशे अपने खालिस अंदाज में मुस्कुराई, जैसे उसके पास दिखाने के लिए कोई खास जवाहर हो। तुमने कभी सोचा है हया के आयत हिजाब सूरतुल अहज़ाब में ही क्यों है यह? उसने जवाब देने के बजाय एक नया सवाल किया। उसने जहन पर जोर दिया, फिर नफ़ी में सर हिलाया। शायद इसलिए कि यह हुक्म गज़वा अहज़ाब के करीब ही उतरा था। ये तो सबको नज़र आता है हया। मैं तुम्हें वो समझाऊं जो सबको नज़र नहीं आता? यकीन करो, ये गुत्थी तुम्हारे पजल बॉक्स की पहली से ज़्यादा दिलचस्प साबित होगी। हया लाशौरी तौर पर कुर्सी पर ज़रा आगे हुई। बहारे बुरे बुरे मुंह बनाती रोटी के टुकड़े उछाल रही थी। वो बोल नहीं सकती थी कि आयशे सुन लेती, और सबके सामने वो हमेशा आयशे की वफादार रहती थी। लेकिन उसने कदीम लोक कहानी में पढ़ा था कि मरमरा के बगले अनकही बातें भी सुन लेते हैं। सो उसने दिल दिल में उन फड़फड़ाते बगलों को मुखातिब किया। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, मेरी बहन को लेक्चर देने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? अल्लाह चाहता तो किसी और सूरे में ये हुक्म नाजिल कर देता, या उस सूरे अहज़ाब का कुछ और नाम रख देता, मगर यही नाम क्यों? एक छोटे से बगले ने फिजा में ही बहारे का फेंका टुकड़ा उचका और फिर फड़फड़ाते हुए उड़ गया। बहारे ने गर्दन उठाकर उसे ऊपर उठते देखा। क्या उसने सुना था जो वो उससे कह रही थी? तुम्हें पता है, अहज़ाब कहते हैं ग्रोह को, और अहज़ाब दरअसल गज़वा खंदक का दूसरा नाम है। मुझे मालूम है कि तुम ये सारा वाक़या जानती हो कि किस तरह मुसलमानों ने खंदक खोदी, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये दोबारा सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहन हया को बोर कर रही है। अगर अब्दुर्रहमान इधर होता तो यही कहता, क्या तुमने अब सुना? मगर बगले बस रोटी चोचों में दबाकर उड़ जाते। तुम्हें पता है, मदीना में यहूद के साथ मोमिनीन का मुआहदा था कि मदीने पर हमला हुआ तो मिलकर दफा करेंगे, मगर यहूद तो यहूद होते हैं। बनो करीज़ा यहूद के ग्रोह ने अहले मक्का समेत कई ग्रोह को जा जाकर उकसाया कि मदीना पर हमला कर दे, वो उनके साथ है। यूं जब सारे ग्रोह ने लश्कर की सूरत मदीना के बाहर पड़ाव डाल दिया तो बन्नो करीज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद कर ग्रोह के साथ जा मिला। आयशा सांस लेने को रुकी। बाहर बगलों को भूलकर रोटी तोड़ना छोड़कर आयशा को देख रही थी। तब मुसलमानों ने अपने दुश्मन के ग्रोह के दरमियान एक बहुत लंबी बहुत गहरी खंदक खोदी थी। सर्दी और भूख की तकलीफ वाहिद तकलीफ नहीं थी। असल अजियत किसी खलीफ के धोखा देने की होती है। बाहर वाले तो दुश्मन होते, मगर जब कोई अपना बीज जंग में छोड़कर चला जाए वो बहुत तकलीफदेह होता है। इसीलिए जब ये ग्रोह मुहासरे से तंग आकर एक अरसे बाद वापस चले गए और बनो करीज़ा खफ के मारे अपने किलों में छुप गए, तो उनको सज़ा ये मिली कि उनके एक एक मर्द को चुन चुन कर मारा गया कि ये अल्लाह का हुक्म था। जानती हो मैंने तुम्हें इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई? क्यों? हया की बाजाए बहारे के लबों से फिसला। वो अब सारी खफगी बुलाए आयशे की तरफ घूम बैठी थी। क्योंकि हिजाब पहनना जंगे खंदक को दावत देना है। ग्रोह की जंग में हिजाबी लड़की को दिल पे पत्थर बांधकर अपने गिर्द खंदक खोदनी पड़ती है, इतनी गहरी कि कोई पाटने की जरूरत ना कर सके, और फिर उसे उस खंदक के पार मशहूर रहना पड़ता है। उस जंग में असल दुश्मन अहले मक्का नहीं होते, बल्कि असल तकलीफ बन्नो करीज़ा से मिलती है। ये जंग होती है बन्नो करीज़ा से है, और खंदक की जंग कभी भी बन्नो करीज़ा के बगैर वजूद में नहीं आती। आयशे खामोश हुई तो कोई सहट उठा। हया ने समझ कर सर हिलाया। कुरान की पहली ज़्यादा दिलचस्प होती है। तुम सही कह रही हो, मगर शुक्र है मेरी फैमिली हिजाब की बहुत बड़ी हामी है। मेरा उनसे सारी ज़िंदगी नुक्ता इख्तलाफ ही ये रहा है। हो सकता है तुम्हारी इस जंग में कोई बन्नो करीज़ा ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आयशे ने मुस्कुरा कर दुआ दी। मगर आयशे, बाहर ही कुछ कहते कहते उलझ कर रुक गई। उन दोनों ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो कदरे मबहूम से तासरात के साथ कुछ सोच रही थी। क्या हुआ बहारे? कुछ नहीं। बहारे संभल कर मुस्कुराई। उसे हया के सामने आयशे का हमेशा वफादार रहना था, लेकिन बाद में तन्हाई में वो उसे बताएगी कि उसने पूरी पहेली हल नहीं की। वो अज़ाब की पजल में कुछ मिस कर गई थी। वो असल नतीजा नहीं जान सकी थी, और वो तो कितने सामने की बात थी। बहारे ने ज़रा सा गौर किया तो उसकी समझ में आ गया। उसने दिल ही दिल में वो बात बगलों से दोहराई।
क्या तुमने अब सुना? क्या तुमने सुना? करीब ही साहिल पे फुदकते बगले ने रेत में कुछ ढूंढने के लिए गर्दन झुकाई थी। क्या ये इस बात का इशारा था? बहारे गुल समझ ना सकी। इम्तिहानात का मौसम ख़त्म हुआ तो अलविदाई दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। स्टूडेंट ने अब आखिरी महीने की सियाहत के लिए रोज़ाना रवाना होना था। तो सबांजी में एक दफ़ा फिर से वही माहौल छा गया था जो स्प्रिंग ब्रेक से पहले छाया था। रवानगी की तैयारियां, पैकिंग, आखिरी शॉपिंग, नक्शे, गाइड्स बुक सिर्फ वही थी जिसने अभी कोई हतमी फैसला न किया था। उस रात उसने ड्रोम में पोटलक डिनर था। उस रात उनके ड्रोम में पोटलक डिनर था। सब एक्सचेंज स्टूडेंट अपने ममालिक की डिशेस तैयार करके ला रहे थे। देसी खानों में बिरयानी के अलावा उसे सिर्फ चिकन कढ़ाई ही बनानी आती थी। सो अंजुम बाजी के अपार्टमेंट पे उनके साथ मिलकर उसने वही बनाई। नमक मिर्च अलबत्ता ज़रा तेज़ हो गया था। चलो खैर है, कम बनी है तो कम ही खाएंगे सब। अंजुम बाजी ने उसे तसल्ली दी। अभी वो दोनों उनके कमरे में बड़े आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। हया स्याह स्कार्फ थोड़ी तले पिनअप कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी आई शेड लगा रही थी। उन्होंने सिल्क का नॉर्मल सा जोड़ा पहन रखा था। जोड़ा अच्छा था, मगर कमीज़ काफ़ी छोटी और सलवार खुले थी। या तो अंजुम बाजी ज़रा आउटडेटेड थी या फिर इंडिया में अभी तक पटियाला सलवार और छोटी कमीज़ का फैशन चल रहा था। पाकिस्तान से तो वो अरसा हुआ गायब हो चुका था। उसने सोचा ज़रूर, मगर कहा नहीं। तुम आज तो नकाब मत करो, आज तो पार्टी है। उसे नकाब अड़सते देखकर अंजुम बाजी ज़रा बेचैनी से बोली थी। वो ज़रा चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। पार्टी तो है अंजू बाजी, मगर लोग तो वही हैं जिनसे सारा दिन नकाब करती हूँ। अब उतारा तो कितना बुरा लगेगा। उसने बेहद रसान से समझाया तो उन्होंने सर हिला दिया। हाँ ये तो है, अपने देसी लोग कितने अच्छे होते हैं ना, हिजाब पे आपको अजियत नहीं देते जैसे टॉली जैसे लोग देते हैं। शुक्र है, अंजुम बाजी ने दोबारा एतराज़ नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए, वो भी तो उनके पुराने फैशन पे कुछ नहीं बोली थी। उसने पेशानी से स्कार्फ ठीक करते हुए सोचा था। आज उसने स्याह सिल्क ब्लाउज और स्कर्ट के साथ स्याह स्कार्फ लिया था। पूरा लिबास स्याह था, बस आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द सफ़ेद मोतियों की दोहरी लड़ी लगी थी जो मध्यम सी चमकती थी। ड्रोम ब्लॉक के कॉमन ड्रोम में रोशनियों का सा समा था। कुर्सियों के फूल वैसे ही बने थे जैसे हुसैन की सालगिरह के दिन बनाए गए थे। उसका जिंजर ब्रेड हाउस और डीजे। यूरोपियन लड़कियां बहुत दिल से तैयार हुई थी। शोल्डर लेस मलबूसात जो घुटनों पर से ऊपर आते थे जैसे वो कोई रोम नाइट हो। ऐसे में वो सबसे अलग थलग एक कोने में खामोश सी बैठी थी। फ़िलिस्तीनी लड़के और हाले अपने अपने कामों में मशरूफ़ थे, सो नहीं आ सके थे। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। दिल में अजीब सी वीरानी छाई थी, जैसे वो किसी गलत जगह पे आ गई हो। अगर वो पहले वाली हया होती तो ऐसे तैयार होती कि कोई उसे नज़रअंदाज न कर पाता। वो मौके की मुनासिबत से साड़ी, ऊंचा जोड़ा और हाई हील्स पहनती और उसने सर झटका। ज़माना जहालियत की कशिश शक्ल आखिर मरती क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं है? वो क्यों बार बार खींचती रहती है? हालांकि वो कतन वापस उस दौर में नहीं लौटना चाहती थी। वो तो उस पहाड़ी पे कदम ब कदम ऊपर चढ़ना चाहती थी। फिर अब नीचे क्यों देख रही थी? नीचे तो खाई थी। खाना शुरू हो चुका था। स्टूडेंट हंसते मुस्कुराते बातें करते प्लेटें लिए इधर उधर घूम रहे थे। टॉली अपनी डिश उठाए आई थी। पता नहीं गोश्त और गाजर का क्या मलगूबा था जिसका वो एक बहुत मुश्किल सा अबरानी नाम ले रही थी। उसने बहुत खुश दिली से हया के आगे डिश किया तो हया ने शुक्रिया कहते हुए ज़रा सा प्लेट में डाला। टॉली मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। हया ने तमाम सोचों को जहन से झटकते कांटे में गोश्त का टुकड़ा फंसाया, फिर एकदम ठहर गई। वो नकाब में बैठी थी। नकाब के साथ वो कैसे खा सकती थी? उसे क्यों भूल गया कि वो नकाब के साथ नहीं खा सकती? उसने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। कोई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, मगर वहाँ बहुत से लड़के थे। वो नकाब नहीं उतार सकती थी, कम से कम टॉली के इस मलगूबे के लिए तो नहीं। उसने बेदिली से काटा प्लेट में गिरा दिया। दिल की वीरानी बढ़ गई थी। इतने सारे एक जैसे लोगों में एक ही मुख्तलिफ सी लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई थी। वो उन सब में बिल्कुल मिसफिट लग रही थी। अजनबी, एलियन, किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली। ये उसकी दुनिया नहीं थी। आगे पाकिस्तान में भी तो दावतें और तकरीबात होंगी, वो तो उधर भी मिसफिट हो लगेगी। यूँ उस लिबादे में ख़ुद को लपेटे अलग थलग खामोशी लोग उसे बिल्कुल पागल कहेंगे, उसे अजनबी कहेंगे। उसे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर खुद को उस सारा मंज़र
مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا. وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اون آڈ ون آؤٹ آڈ ون آؤٹ. وہ وہی بن چکی تھی. گھٹن بڑھ گئی تھی. اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی. اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے, کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو. وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی. راستے میں ٹالی 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی. ہنس کر باتیں کر رہی تھی. اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی. حیا, تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور نوب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی, خودکش بم. کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی. ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی. اپنے ڈروم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی. چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی. کمرہ خالی تھا. چاروں ڈبل اسٹوری بنکس نفاست سے بنے پڑے تھے. وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی. اس کا اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا. وہ کرسی پہ جا گرا. ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا. وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی, بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی. وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی, اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی؟ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا موبائل بجا. اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا. میجر احمد کی میسج آیا تھا. کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ. شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی ہے, بکھری ہوئی سی ہے. اس وقت یہ کوئی جی پی ایس ٹریکنگ نہیں تھی. وہ وجدان کا تعلق تھا, خیال کا رشتہ. وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی. مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد. پیغام چلا گیا. آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے. اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی. اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی. احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری تھی, بہت تاریک تھی. اس میں تو دم گھٹتا تھا. وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی. اس نے پیغام کھولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام شروع میں اجنبی تھا, عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ. اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے. او اللہ, اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرایا. وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا. ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں, عام لڑکیوں سے الگ, منفرد, مختلف. وہ دنیا میں گم بے فکری سے کہکے لگاتی, کپڑوں, جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی. اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے. وہ ساحل کے کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہے, اجنبی موتی. وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے. وہ ایک مضبوط لڑکی ہے. اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی. وہ اس اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی. آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی. وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی. وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا. پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی. اجنبی لڑکیوں کو اپنے جیسی ایلین سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے, تاکہ جب خندق کھودے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں. السلام علیکم حیا. دوسری جانب بہاریں چہکی تھی. میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. اچھا, تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی. نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے. وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی. میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں. ارے ہاں, وہ کھل گیا, مگر اس میں صرف ایک چابی تھی. کھل گیا؟ تم نے پہلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی. ہاں, میں نے بوجھ لی. تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاریں کو بہت بے چینی تھی. اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی, مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا. اس کی ٹاکسم ہے, اس نے مسکراتے ہوئے بتایا. عائشہ اور بہاریں باکس کے کوڈ کو عموماً کی کہا کرتی تھی. مقفل باکس کی چابی. بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی. اس کے ذہن میں روشنی کا کوندا سا لپکا. کی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا. بہاریں, میں تمہیں بعد میں بات کرتی ہوں.
अभी कुछ काम आन पड़ा है। उसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और अपने दराज से पजल बॉक्स निकाला। बहुत तेज़ी से उसने स्लाइडर्स ऊपर नीचे की। टॉक्सिम का लफ्ज़ सामने आया तो मुकफिल बॉक्स खुल पड़ा। मुकफिल बॉक्स की कुंजी टॉक्सिम थी। अंदर रखे कागज़ पे लिखी तहरीर वाज़ेह थी। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स। चाबी। ओ खुदाया, उसे पहले क्यों समझ नहीं आया? पिंकी ने कहा था तोड़कर खोलने पे ये किसी काम का नहीं रहेगा। उसने वो तहरीर तोड़कर खोलने वाले के लिए लिखी थी ताकि वो समझे कि चाबी से मुराद वो लोहे की चाबी है, जबकि पहली बूझकर खोलने वाले को इल्म होगा कि चाबी से मुराद टॉक्सिम है। टॉक्सिम के नीचे 2 फुल स्टॉप लगाने से क्या बनता है, वो सोचना चाहती थी, मगर लड़कियां वापस आ गई तो उसकी यकसुई मुतासिर होने लगी। उसने बॉक्स लिया, स्कार्फ लपेटा और स्टडी रूम में आ गई। वहाँ उनके ड्राइंग ब्लॉक की 2 तर्क स्टूडेंट बैठी पढ़ रही थी। वो भी एक कुर्सी पर आ बैठी और एक कागज़ पे लिखा टॉक्सिम। फिर उसके नीचे कई जगहों पे नुक्ते लगाकर देखे, मगर कुछ नहीं बन रहा था। अंग्रेजी हुरूफ में लिखा, तब भी कुछ नहीं बना। सुनो, उसने दोनों लड़कियों को मुखातिब किया। दोनों सर उठाकर उसे देखने लगी। टॉक्सिम के नीचे टॉक्सिम स्क्वायर के नीचे अगर हम 2 फुल स्टॉप लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक लड़की उलझकर उसे देखने लगी, जबकि दूसरी ने बहुत बेनियाजी से शाने उचकाए। लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रियोल करना है तो फिर ससली। क्या? हया को समझ न आया। टॉक्सिम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पे 2 पूरे स्टॉप ट्रियोल करो तो ससली का स्टॉप आएगा ना? वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गई। ओहो, वो टॉक्सिम लफ्ज़ की बात कर रही है, असली वाले स्क्वायर की नहीं। दूसरी लड़की ने अपने साथी को टोका था। जवाबन उस लड़की ने सवालिया निगाहों से हया को देखा। वो बदिक्कत मुस्कुराई। नहीं, मैं असली वाले टॉक्सिम स्क्वायर की ही बात कर रही थी। वो कुर्सी पर वापस घूम गई और वो तहरीर पढ़ी। चाबी तले 2 फुल स्टॉप, यानी टॉक्सिम के नीचे 2 पूरे स्टॉप। फुल स्टॉप से मुराद नुक्ते नहीं बल्कि मेट्रो के स्टॉप थे, और लोहे की चाबी तले वो नुक्ते उसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बतौर धोखे के लिए लगाए थे। सिसली, उसने ज़ेरे लब दोहराया। सिसली में उसकी अमानत थी, डॉली की अमानत, जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था। उसे अब कल सुबह टॉक्सिम के नीचे पूरे 2 स्टॉप तक सफ़र करना था। मेजर अहमद का पजल आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। वो सुबह बहुत सुनहरी नरम गरम सी तुलू हुई थी। वो टॉक्सिम जाने के लिए आईने के सामने खड़ी गीले बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वो कभी भी नम बालों को स्कार्फ में नहीं बांधती थी। स्कार्फ पहनने का ये मतलब नहीं होता कि गंदा मैला रहा जाए। वो अब भी अपने बालों को खूबसूरती का इतना ही ख्याल रखती थी जितना कि पहले। जब तक बाल खुश्क हुए, हाले एक पैकेट उठाए अंदर चली आई। फ़लस्तीनी स्टूडेंट सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल गए थे। वो मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट दे गए थे, तब तुम सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट दिए हैं। अच्छा, दिखाओ। वो ब्रश रखकर बहुत इश्तियाक से पैकेट खोलने लगी। अंदर उसके तोहफे पर एक सादा मोटा कार्ड पे लिखा था। लतीफ़ ने बताया था कि कल हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट अपने नकाब की वजह से खाना नहीं खा सकी थी, इसलिए हम ये ले आए हैं। इसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मनजानिब फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट। उसके नीचे एक स्याह सिल्क लिबादा रखा था। उसने वो उठाया तो वो नरम रेशमी सा कपड़ा उंगलियों से फिसलने लगा था। स्याह लंबा अबाया जो हरीर का बना था, वो आम रेशम नहीं था बल्कि ज़रा सा मुख्तलिफ था। उसमें बहुत हल्की सी चमक थी, जितनी चाइना सिल्क के दुपट्टे में होती है। आस्तीनों पे कलाइयों के गिर्द मोटे मोटे सब्ज पत्थर लगे थे, किसी लेस की तरह। वो बादाम के साइज़ के थे वो, और बिल्कुल ज़मरुद की तरह लगते थे। सिवाय सब स्टोन्स की लेस के सारा अबाया सादा था। उसकी स्टोल अलबत्ता रेशम के बजाय किसी नरम कपड़े की थी, और साथ में एक अलहदा नकाब भी था। उसे कार्ड पर लिखी तहरीर का मतलब समझ आ गया, उस अलहदा नकाब को जिसमें आंखों का खुला बना था। पेशानी पे रखकर सर के पीछे पिन अप करना था। यूँ नकाब की साइड्स खुली होती और वो उससे खा सकती। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हें पता है, ये उन्होंने ज़रूर जवाहर से लिया होगा। वहाँ एक शॉप से सऊदीया के इम्पोर्टेड अबाया मिलते हैं। ये वही है, और तुम्हारे पाकिस्तानी रुपयों में 10-15 हज़ार से कम नहीं होगा। हाले 27 से उस खूबसूरत अबाया को देखते हुए कह रही थी, और उनकी ख़ास बात यह है कि इनमें गर्मी नहीं लगती। पता नहीं क्या मेकानिज़म है, मगर इसको तुम गर्म से गर्म माहौल में भी पहनो तो तुम्हें घुटन या गर्मी नहीं होगी।
वाकई वो बहुत मुतासिर थी, अबाया को उलट पलट कर देख रही थी। वो इतना खूबसूरत और बावकार था कि निगाह नहीं टिकती थी। उसने अपने लिबास पे ही उसको पहना और आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद करने लगी। इबाया उसके कदमों तक गिरता था, जैसे किसी रॉयल प्रिंसेस का रेशमी लिबादा हो। एक बहुत शाहाना झलक थी उसमें। बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तुम? हाले को कुछ याद आया। अगर मार्केट जा रही हो तो मुझे कुछ मंगवाना था। वो जल्दी से एक कागज़ पर कुछ चीज़ें लिखने लगी। हाँ ठीक है, ले आऊँगी, उसने बाया स्टूल चेहरे के गिर्द लपेटते हुए कहा। बस मुझे सिसली से एक अमानत उठानी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाले ने जो मेज़ पर कागज़ रखे कुछ लिख रही थी, ना समझी से सर उठाया। अमानत? क्या किसी ने तुम्हारे लिए रखवाई है? यही समझ लो, उसने जरा से शाने उचकाए। चाबी है तुम्हारे पास? हाले ने आदतन पूछा। वो हमेशा बाहर जाने से पहले पूछ लिया करती थी कि कौन सी शय रखी और कौन सी नहीं, मगर वो ठिठक कर रुक गई। किस चीज़ की चाबी? अमानत की चाबी। उसके बगैर तो नहीं खुलेगी ना। हाले ने उसकी बेचैनी से उसे देखा। तुम अमानत किसे कहती हो? अमानत लॉकर्स को। तुम उन्हीं की बात कर रही हो ना? हम लेफ्ट लगेज लॉकर्स को लगेज अमानत बोलते हैं ना। ओह, लेफ्ट लगेज लॉकर्स। उसने बेख्तियार माथे को छुआ। वो लॉकर जहाँ लोग सामान महफूज करके चले जाते हैं कि बाद में उठा लेंगे। उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये चाबी किसी लगेज लॉकर की भी हो सकती है? हले हले, वो तेज़ी से उसके करीब आई। तुम्हें पता है सिसली में अमानत लॉकर्स कहाँ होंगे? उसकी बात पे हाले मुतजब्जब से सोचने लगी। सच कहूँ तो मैंने कभी इस्तांबुल में कोई पब्लिक लॉकर ट्राई नहीं किया, मगर उमूमन रेलवे स्टेशन पर लॉकर होते हैं। तुम सिसली के स्टॉप पर देखना, शायद वहाँ कोई मिल जाए। टॉक्सिम के नीचे 2 पूरे मेट्रो स्टॉप। ये वो जगह थी जहाँ कोई अमानत लॉकर था। उसने जहन में उस पहेली को डिकोड किया। सिसली के मेट्रो स्टॉप पे मामूल की गहमा गहमी थी। वो पर्स कंधे पे लटकाए बहुत पुरअतमाद तरीके से चलती टिकट काउंटर तक आई। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कुछ सामान डंप करना है। लगेज अमानत किस तरफ है? उसने सरसरी से अंदाज में लॉकर्स का पूछा, इसलिए कि वो मुश्तबा न लगे। उसने ये ना बताना ही बेहतर समझा कि किसी ने उसके लिए अमानत रखवाई है। मैडम, यहाँ इस स्टॉप में तो कोई लॉकर नहीं है। क्या मतलब, यहाँ कोई लॉकर नहीं है? उसने अचंभे से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से तो इस स्टॉप पे कोई लॉकर नहीं है। शायद पहले होते हों। आपको पता है 9/11 के बाद यूरोप के बहुत से रेलवे स्टेशन से लॉकर्स ख़त्म कर दिए गए हैं। मोहम्मद तुर्क क्लर्क ने तफसीलन बताया। अच्छा, उसका दिल मायूसी में डूब गया। टॉक्सिम से मेट्रो में सवार होने के बाद वो पहले स्टेशन पे नहीं उतरी, फिर दूसरे यानी सिसली पे उतरी। टॉक्सिम से मेट्रो लाइन का आगाज़ होता था। मेट्रो एक ही सिमत में जाती थी। सो 2 पूरे स्टॉप्स का इख्तिताम सिसली पे होता था। आपको सामान रखवाना है तो मेरे पास रखवा दे, फिर बाद में ले लीजिएगा। वो जाने लगी तो क्लर्क ने बहुत खुलूस से पेशकश की। नहीं, खैर है, मैं उठा लूँगी। उसने शऊरी तौर पर पर्स को ज़रा मजबूत पकड़ लिया। बस मुझे जवाहर से ज़रा सी शॉपिंग करनी है, हमें मैनेज कर लूँगी। उसकी आवाज़ में वाज़ह मायूसी थी। अच्छा, आप जवाहर जा रही हैं तो फिर आप सामान वहीं रखवा दीजिएगा। बल्कि वो ज़रा सा रुका। जवाहर में अमानत लॉकर्स होते हैं, वो इंटरेस्ट के करीब ही बने हैं। वाकई? वो झटके से वापस पलटी थी। अमानत लॉकर्स जो चाबी से खुलते हैं। अरे मैम, वो ज़माने गए जब लॉकर्स चाबी से खुला करते थे। सल्तनत तुर्किया अब तुर्की तरक्की कर चुका है। तुर्क बूढ़े ने बहुत फ़ख्र से गर्दन उठाकर कहा। हमारे अमानत लॉकर्स बारकोड से खुलते हैं। ऑफ कोर्स। हया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अल्लाह तुर्की याफ्ता सल्तनत तुर्किया को सलामत रखे। बारकोड, उसने समझते हुए सर हिलाया। बिल आखिर उसे सारे ब्रेड क्रम्स मिलते जा रहे थे। सिसली के स्टॉप से एक डायरेक्ट एग्जिट थी जो जवाहर मॉल में खुलती थी। वो मॉल में आई और तेज़ी से उन लॉकर्स की तरफ लपकी जो दाखिली हिस्से के करीब ही बने थे। एक दीवार पे फैले नारंगी लॉकर्स जिसे किचन कैबिनेट्स हों। सब पे एक एक नंबर लिखा था। उसने पर्स से चाबी और बारकोड स्लिप निकाली और पूरे एतमाद से चलती लॉकर्स के करीब आई। वहाँ खड़ा गार्ड बेख्तियार उसे देखने लगा। हया ने वहाँ लॉकर्स की मशीन का तरीका देखा। उसे पहले लॉकर नंबर टाइप करना था। वहाँ बने
वहाँ बने की पैड पे उसने 6 का हिंसा दबाया। यही हिंसा उसकी बारकोड की रसीद के चारों कोनों में लिखा था। यही लॉकर नंबर हो सकता था। मशीन की स्याह स्क्रीन पे 6 लिखा आया। फिर उसने बारकोड मांगा। हया ने बारकोड वाली तरफ से कागज़ का शनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टू टू की आवाज़ आई और स्क्रीन पे सुर्ख इबारत हुई, बारकोड गलत था। उसने भी यकीनी से रसीद को देखा, फिर मशीन को। शायद कोई गलती हो गई हो। गार्ड अब पूरी गर्दन मोड़कर मशकूक निगाहों से उसे देख रहा था। हया ने जल्दी से मशीन रिसेट की और 6 पे उंगली रखी। फिर बारकोड सामने किया। फिर सुर्ख इबारत उभरी। कुछ गलत था। गार्ड की नज़रें और बेबसी भरी परेशानी। वो कपकपाती उंगलियों से तीसरी दफ़ा मशीन रीसेट करने लगी तो रसीद हाथ से फिसलकर फर्श पर जा गिरी। वो तेज़ी से उठाने के लिए झुकी। रसीद का कागज़ उल्टा गिरा था। यूं के अल्फाज सर के बल उल्टे नज़र आ रहे थे। चारों कोनों में लिखा हुआ 6 अब उल्टा होकर 9 लग रहा था। कागज़ उठाकर उसने गर्दन उठाकर देखा। 9 नंबर लाकर ऊपर वाली कतार में सबसे आखिर पे था। कुछ सोचकर उसने मशीन के कीपैड पे 9 पे उंगली रखी। फिर बार कोड सामने किया। बिप की आवाज़ आई और सब्ज रंग की इबारत उभरी। 9 नंबर लॉकर खुल गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और 9 नंबर लॉकर्स का दरवाज़ा खोला, जैसे किचन कैबिनेट को खोलते हैं। अंदर एक चौकोर सी तिजोरी रखी थी जो पीछे कहीं से चिपकी थी। ये वो तिजोरी थी जिसकी धात की तहों में शीशे की तह होती है और अगर उसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तिजोरी को जाम कर देता है। उसने तिजोरी के की होल में वो चाबी डालकर घुमाई। तिजोरी खुल गई। हया ने जल्दी से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी स्याह मखमली डब्बी रखी थी, जैसे अंगूठी की डब्बी होती है। उसने वो डब्बी मुट्ठी में दबाई और एहतियात से अपने खुले बैग के अंदर गिरा दिया कि पीछे खड़ा गार्ड ना देख सके। 2 मिनट के बाद वो मॉल के बाहर खड़ी थी। उसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। तुर्की और तुर्की के एडवेंचर्स उन पर एक किताब ज़रूर लिखेंगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिलहाल उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बैठकर वो आराम से वो डब्बी खोल सके। दफातन उसका मोबाइल बजा। आपका सरप्राइज़ बर्गर किंग की पेंट्री में आपका इंतज़ार कर रहा है। ARP। 2 सतूर का वो मुख्तसर सा पैगाम उसको सुन कर गया। कहीं अब्दुर्रहमान जहान के पास तो नहीं चला गया? उसकी आंखों के सामने जहान का टूटा फूटा रेस्टोरेंट घुमा। ओ नहीं, वो वापस ज़ेरे ज़मीन मेट्रो की तरफ भागी। बर्गर किंग में मामूल का शोर और रश था। वो करीबन दौड़ती हुई किचन में आई थी। जहान कहाँ है? उसकी आवाज़ बाख्ता अंदाज पे वहाँ शेफ लड़के ने हाथ रोककर उसे देखा। वो पेंट्री में है। मगर ठहरे, आप उधर ना जाए। वो पेंट्री की तरफ बढ़ी तो लड़का सामने आ गया। मगर मैम प्लीज़, उसका कोई मेहमान आया है, वो अंदर है। उसने कहा है किसी को अंदर ना आने दूँ वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, मुझे देखने दो प्लीज़, मुझे सेमेस्टर की फ़ीस देनी है। आप उधर मत जाएं, वो मुझे वाकई जान से मार देगा। अगर आपको अंदर जाना ही है तो आप पिछली गली से चली जाएं। पिछले दरवाजे की घंटी बजा दीजिएगा। और उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही वो बाहर निकल चुकी थी। 10 मिनट भी नहीं लगे थे उसे पिछली गली से पेंट्री के दरवाजे तक पहुँचते। अगर अब्दुर्रहमान उधर आया तो वो उसे जान से मार देगी, उसने सोच लिया था। पेंट्री का रोशनदान खुला था। वो हया के चेहरे बराबर आता था। उससे अंदर का मंजर और आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। वो जो घंटी बजाने लगी थी बेख्तियार रुक गई। जहान जीन्स की जेबों में हाथ डाले हया की तरफ पुश किए खड़ा कह रहा था, आवाज़ नीची रखो। ये तुम्हारा अदालत नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी सारी बकवास चुप करके सुनता रहूँगा। ये मेरी जगह है। उसके मुखातिब ने इस्तेज़ाइया अंदाज में सर झटका। सुरमई बरसाती आंखों पे ऐनक और वो नाकाबिले फरामोश चेहरा जिस पे चंद रोज़ कबल उसने कॉफ़ी उल्टी थी। वो पाशा का चेहरा कभी नहीं भूल सकती थी। हाँ, तुम्हारी जगह। मत भूलो कि ये जगह भी मैंने तुम्हें दी थी जब तुम्हें बीयू कद्दा से फरार होकर छुपने के लिए जगह चाहिए थी। मगर तुम दुनिया के सबसे बड़े एहसान फरामोश हो जहान। वो दीवार से लगी पत्थर का मुजस्समा बनी रह गई। इस्तकलाल स्ट्रीट का शोर गायब हो गया। मेरा भी अपने बारे में यही ख्याल है, वो जवाबन कमाल बेनियाजी से शाने उचकाकर बोला था। और मेरे काम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो 48 घंटों में हो जाएगा? नहीं, जहान उसी रुखाई से बोला था, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ और दूसरी ये कि तुम अपने लालच के हाथों बेसब्री होने की बजाय थोड़ा इंतज़ार करो तो बेहतर होगा। लालच? पाशा ने बेयकीनी से दोहराया। मेरा सब कुछ दाव पे लगा है और तुम कहते हो कि मैं लालची हूँ? जहान ने लापरवाही से शाने उचकाए।
تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب بھیجے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھی۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھا پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادالار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو۔ پادشاہ بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پادشاہ بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پادشاہ چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دھان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی۔ سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے باہر کھڑی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پادشاہ زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی سبانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، روم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جہان، تم نے پادشاہ بے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی تمہاری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بمشکل اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پادشاہ کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پادشاہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا، نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پادشاہ نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلکے جھپکے جہان کو دیکھتی رہی، دروازے میں کھڑی رہی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا۔ میں آج کل اس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ جہاں کوئی عبدالرحمن پاشا نہیں ہے، یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔ جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہونے میں۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ سبانجی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے وضاحت مہرے کے طور پر استعمال کیا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز۔ اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا۔ اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ حالے اس سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیوقدہ، نہ لندن۔ اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا، پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کلوا لے گی۔ فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ آلے نے اس کی بہت مدد کی۔ سبانجی کو ایسے چھوڑے گی؟
उसने कभी नहीं सोचा था, सब कुछ अधूरा रह गया था। वो लड़का फिर कभी नहीं मिला जो डीजे के गुड मॉर्निंग का जवाब दिया करता था। अधूरी यादें, पूरे दुख। उसने अब्बा को मुख्तसर सा बताकर फ़ोन ऑफ कर दिया था। वो वाकई बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे बस जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना था। एयरपोर्ट पे भी वो बहुत परेशान और चिड़चिड़ी सी हो रही थी। जब ऑफिसर्स ने उसे लैपटॉप हैंड कैरी में रखने को कहा तो वो अड़ गई। मुझे इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना, बस। ये उसका डीजे को एक आखिरी खराज था। जब फ्लाइट ने इस्तांबुल से टेक ऑफ कर लिया और मरमरा उनके कदमों तले आ गया तो उसके दिल को ज़रा सा सुकून मिला। बिलाखिर वो अपने घर वापस जा रही थी। बस बहुत हो गया एडवेंचर, बहुत हो गए पजल्स। पजल्स। वो चौंकी और फिर जल्दी से पर्स खोला। मखमली सियाह डिब्बी अंदर महफूज पड़ी थी। वो सारा दिन इतनी परेशान रही कि उसे भूल ही गई जाने उसमें क्या था। धड़कते दिल के साथ उसने एक हाथ में डब्बी पकड़कर दूसरे हाथ से उसका ढक्कन खोला उस डिब्बी में। चलिए अगली स्टोरी में हम भी पढ़ते हैं, आप भी सुनिएगा। स्टोरी बहुत घूम रही है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।